जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्नों पे, जिसपे आपके कुछ कुछ जो रहेंगे वन लाइनर सब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेंगे और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आप देखा जाए बेसिकली तो हम लोग वन शॉट पे काम कर रहे हैं और ये वन शॉट है कैसा, तो आपको केमिस्ट्री का वन शॉट मिल चुका है जिसमें आपके रसायन विज्ञान के जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे उसका आपको एक वीडियो जो है मिल चुका होगा। और आज अभी का ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हो इसमें हम लोग बायोलॉजी का वन शॉट पे बात कर रहे हैं कि बायोलॉजी के जितने भी वन लाइनर और साथ ही साथ आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको इस वीडियो पे देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद एक फिजिक्स का आपको वन लाइनर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वन शॉट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट पे भी जाके सारे वीडियो आप बारी बारी से आप देख सकते हो। तो बात करें सबसे पहले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है आपका कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये जो मानव का जो किडनी है ना, वो मानव के किस सिस्टम का एक भाग है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में 4 तंत्र होते हैं या 4 क्रियाएं होती हैं। एक तो पोषण तंत्र होता है, दूसरा आपका श्वसन तंत्र होता है, तीसरा उत्सर्जन तंत्र होता है और चौथा क्या होता है, परिवहन तंत्र होता है। तो इन चारों सिस्टम में से, चारों तंत्रों में से ये जो वृक्क यानी कि किडनी जो है वो किस पे आता है? क्या ये मानव को पोषण करने में मदद करता है, कि श्वसन करने में करता है, कि आपका उत्सर्जन करने में करता है, कि परिवहन करने में करता है? तो याद रखिएगा कि मानव का जो किडनी है वो मानव में उत्सर्जन करने का यानी कि जो भी अवशिष्ट है उसको निकालने का या उसको बनाने का काम करता है। जैसे किडनी का मेन काम क्या है, यूरिया को छानने का काम करता है ना, तो ये एक प्रकार का उत्सर्जन करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। यहां से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो मानव का जो श्वसन तंत्र है ना, आपका श्वसन तंत्र जो है इसका भाग कौन सा अंग आता है। और कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवहन के अंतर्गत मानव शरीर में कौन कौन सा भाग आपका शामिल है, आप ये बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम क्या करने का काम करता है? ऑप्शंस क्या है, जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन, की ऑक्सीजन का परिवहन। तो याद रखिएगा कि जाइलम, देखिए जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार की यहाँ पे उत्तरदायी जो है चीजें होती हैं, सिस्टम है। एक जो जल का परिवहन करता है यानी कि जड़ से जल को लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का, और एक जो होता है जो पत्तियों में बने भोजन को क्या करना, बाकी सारे जरूरत वाले जो भी कोशिकांग है वहां तक पहुंचाने का काम करती है। तो याद रखिएगा ट्रिक ऐसा है, एक तो हो गया जाइलम और दूसरा क्या हो गया, फ्लोएम। तो जौ से जाइलम और जौ से क्या होता है, जल। तो जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करने का काम करता है। ये जो जाइलम होता है ना, ये क्या करता है, किसके लिए रिस्पॉन्स है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये जल का परिवहन करने का काम करता है। और फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से जो भी भोज पदार्थ हो पत्तियों के बाकी सारे भागों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, तो फ्लोएम का होता है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शंस क्या आपका, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, आपका क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो ये बताइए जो स्वपोषी पोषण होता है यह बेसिकली पेड़ पौधों में पाया जाता है, यानी कि जिसमें भी आपका क्या होगा कि हरा रंग का पेड़ होगा, यानी कि सिंपल सी बात है कि बहुत सारे पीले पेड़ होते हैं, लेकिन जिसमें भी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा वो सभी के सभी स्वपोषण करते हैं, यानी कि वो किसी दूसरे कारक पर निर्भर नहीं होते हैं, दूसरे भी जीव जंतु पर निर्भर नहीं होते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चीजें जो हैं आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्या है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होता है। अगर आप देखोगे जब पाइरूवेट का विखंडन होता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और साथ ही साथ हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये क्रिया कहाँ पे होता है, तो ये क्रिया जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होने का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि मानव शरीर का ऊर्जा गृह किसे बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्या है, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। तो क्षुद्रांत में प्रोटीन का जो पाचन है माय डियर फ्रेंड वो किसके द्वारा, तो ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका
कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु का नाम क्या है? तो देखिए, जब भी श्वसन की प्रक्रिया होता है उसमें पहला जो जब ग्लूकोज जब खंडित होता है तो पहला जब पहली बार जब ग्लूकोज ना वो 3 कार्बन अणु में टूटता है तो उस अणु को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, उस अणु को हम लोग पायरुवेट बोलते हैं। तो श्वसन की पहली प्रक्रिया जब ग्लूकोज टूटता है 3 कार्बन अणु में तो उसे पायरुवेट कहा गया है, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्या है कि मानव का हृदय कितने कोष्ठ में बता है? तो मानव का हृदय जो 4 चैम्बर में बता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम क्या करता है? हम लोग तो देखा था, जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, जौ से जाइलम, जौ से आपका जल। तो फ्लोएम जो है वो भोजन का वहन करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 8 का बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि मानव शरीर में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या है? मानव रक्त में जो यूरिया होती है उसका सामान्य मात्रा कितना ग्राम जो है, कितना mg तक जो है यूरिया पाया जाता है? तो याद रखिएगा 20 mg, यानी कि 20 मिलीग्राम तक जो है आपके रक्त में यूरिया की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन क्या है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में और श्वेत रक्तकण में। तो रखिएगा जो मैग्नीशियम होता है ना केवल और केवल क्लोरीन में पाया जाता है यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सॉरी, क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्या? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है ना तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका प्राप्ति होता है? तो ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मत्स्य जो है अपने गिल्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से क्या करता है? सांस लेता है। आप देखोगे मानव जो है फेफड़ा से लेता है ना। त्वचा से जो है आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे होता है, जैसे तिलचट्टा होता है, वो आपका त्वचा से सांस लेने का काम करता है ना। आपके मेढक जो होते हैं वो आपके त्वचा से और जो आपके नाक दोनों से लेते हैं ना। तो गिल्स जो होगा मछली जो है जहाँ से सांस लेने का काम करती है। अगला क्या है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? तो देखिए, आपने कभी मुनगा का पेड़ अगर काटा होगा तो एक लट्ठा निकलता है ना, तो उसी लट्ठा, वही जो लट्ठा होता है वो जो कि जाइलम है ना, पुराना जो आपका जाइलम है ना उससे निकलने का काम करता है। तो रेजिन या गोंद जो होगा वो जाइलम के परिवहन से ही संचित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए बात करते आगे। तो अगला प्रश्न क्या है? अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? इसमें से कौन जो आपका उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क, अग्नाशय, आंख और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो ब्रिक जो होगा ना आपका वो आपका एक उत्सर्जी अंग है। लेकिन मैं अगर अग्नाशय का बात करूं तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों ग्रंथि आता है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? देख सकते हो, अगर कुछ है ना, कुछ हम लोग चलते हैं आपके कुछ जो कि मैंने बोला था 1 लाइनर प्रश्नों पे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की अभिक्रिया के पश्चात किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो जब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल उसमें मिलता है तो उस समय 3 चीजें बनती हैं। एक तो आपका ग्लूकोज बनता है, दूसरा आपका ऑक्सीजन बनता है और तीसरा आपको क्या मिलता है कि वाष्प के रूप में आपको जल देखने के लिए आपको मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल हो जाएगा। पाचन के दौरान आमाशय के माध्यम को अम्ल बनाने का कौन काम करता है? तो जो पाचन का जब दौरा होता है उस समय आमाशय को क्या करता है? अम्ल माध्यम में बनाने का काम किसे है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को है। HCl जो है वो क्या करता है कि आमाशय को अम्ल माध्यम बनाता है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक जो है वो क्या है? तो एक प्रकार का अम्ल हम लोगों ने पढ़ा था HCl जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है कि जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के साथ कई सारे आपके विषैले पदार्थ जो हैं वो मुंह के द्वारा हमारे भोज्य पदार्थ के सहारे हमारे पेट में आ जाता है। तो HCl जो है इन्हीं जो है जहरीले चीज़ों को नष्ट करने का काम करता है। तो HCl जो करता है आमाशय को अम्ल माध्यम में परिवर्तित करने का काम करता है। तो आमाशय हाइड्रोक्लोरिक क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को किसे
अभी क्या लिख रहा है कि अभिकल्पित किया गया है, तो क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसी वर्ध होते हैं जो अवशोषण की सतह क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। एक प्रकार से आपने तौलिया देखा होगा, तो तौलिया में जिस प्रकार का बनावट होता है ना, वो उसका मेन काम क्या होता है कि ये जो अवशोषित करने की जो दर है उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। तो क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर उंगली जैसी वर्ध्य होता है, वो उसका मेन काम क्या होता है कि अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करता है। ज़्यादा मात्रा में वो जो आपका उभरा हुआ भाग हो जाता है, जिसके कारण जो है वो ज़्यादा मात्रा में क्या कर पाएगा, पाचन कर पाएगा। अगला क्या है आपका कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो आंसर क्या लिखना है कि वसा का पाचन अग्नाशय द्वारा स्रावित जो आपका लाइपेज एंजाइम है होता है, और इसका जो पाचन होगा यह प्रक्रम कहाँ पे होगा, तो क्षुद्रांत में होने का काम करता है। तो वसा का पाचन अग्नाशय द्वारा जो स्रावित रस है, कौन सा रस है, तो आपका लाइपेज एंजाइम है, उससे वसा का पाचन होता है। और ये वसा की पाचन की जो प्रक्रिया है वो क्षुद्रांत में खत्म होने का काम करता है। तो ये भी बात याद रख लीजिएगा। अगला है ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन किस रक्त नलिका में होता है, तो धमनी के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिसको हम लोग बोलेंगे प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं, वो आपका धमनी के द्वारा जो है शरीर के भागों तक पहुंचाया जाता है, और शिरा के द्वारा जो बोल सकते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि अशुद्ध रक्तों का जो है आपका स्रावन होता है, परिवहन होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का कार्य क्या है। अगर आप देखोगे जब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा, है ना, आपका फोटोसिंथेटिक क्रिया होगा, तो उस समय क्लोरोफिल का क्या काम है, क्या काम करता है। तो आंसर क्या लिखना है कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करता है। इसको क्या करता है, अवशोषित करने का काम करता है। कौन करता है, आपका क्लोरोफिल जो है आपको लाइट एनर्जी को अवशोषित करने का काम करता है। घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता क्यों होती है, तो आपको लिखना क्या है कि घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को सेलुलोज के पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा जो भी आपके हरे पौधे होते हैं, हरे पादप होते हैं, उसमें सेलुलोज पाया जाता है, और उन सेलुलोज का पाचन जो है मुख्य रूप से करने के लिए बड़ी जो है आंत की आवश्यकता होती है, लंबी जो है क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। हम लोग बेसिकली अगर ज़्यादा मात्रा में साग खा लेते हैं तो देखोगे कि जो हमारी जो अवशोषण के बाद जो लेटरिंग होता है वो कैसा हो जाता है, वो ग्रीनी निकलता है ना। उसका मेन कारण क्या है कि सेलुलोज का पाचन हम लोग नहीं कर पाते, तो ज़्यादा मात्रा में हमें साग नहीं खानी चाहिए। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इसमें से कौन सा जो है पादप हार्मोन है। तो देखिए ये तो आपका इंसुलिन मानव में पाया जाता है। आप लोग जानते हैं इंसुलिन का पाचन नहीं होता है तो क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। थायरोक्सिन अगर सही से नहीं बन रहा है तो थायराइड नामक जो है बीमारी हो जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो आपका एक प्रकार का महिला और पुरुष वाला जो है एक प्रकार का हार्मोन है। लेकिन ये जो साइटोकानिन है, ये जो आपका साइटोकानिन है, ये आपका एक पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला के दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलेंगे, तो इसको सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेप्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क का क्या काम है, ये सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, हृदय के धड़कने के लिए, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए जो है मस्तिष्क तीनों के लिए काम आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है, हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन जो है ना वो अंतस्रावी ग्रंथि से, कहाँ से, अंतस्रावी ग्रंथि से आपका स्राव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या है कि ग्वाइटर अथवा घेंगापन है ना, वो किसके लिए आता है, तो ग्वाइटर या घेंगापन का आप बात करो ना, तो ये पूरा का पूरा आयोडीन की कमी, नमक की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा पादप नियंत्रक है ना, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखिएगा हम लोग जिसको कार्बेट बोलते हैं ना, कि कार्बेट का प्रयोग कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या होता है, इथाइलिन होता है। क्या होता है आपका, इथाइल होता है, जो फल ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन के लिए ही उपयोग आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी जो होगा आपका सही हो जाएगा, इथाइलिन जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो याद रखिएगा जो अग्नाशय है ना वो दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए जो होगा आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या आपका कि मानव में डायलिसिस थैली कौन सा है, मानव का डायलिसिस थैली कौन सा है, तो जो आपका नेफ्रॉन होगा ना, यह मानव में डायलिसिस थैली है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का जो पाचन है ना वो आपका उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। ऑक्सीडेशन जो है आपका रिएक्शन है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्या आपका थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है, तो देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन अगर क्या है आपका संश्लेषित हो रहा है तो उसके लिए जो है ना आयोडीन, क्या आयोडीन तत्व जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि इसी से गाइटर रोग होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन का स्राव जो है किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा यही क्या करता है आपका वृद्धि हार्मोन को स्रावित करने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पत्तियों का मुरझुराना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है, तो जो पत्तियों का मुरझुराना है ना वो आपका क्या आपका एब्सेसिक अम्ल है ना, एब्सेसिक अम्ल के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं ना, यहाँ पे जो जिब्रेलिन है ना इसका भी कई सारा काम है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में उत्पादन, फलों का उत्पादन हो या ज़्यादा मात्रा में फूल आना हो, तो लोग क्या करते हैं, जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं। ये भी एक पादप हार्मोन है जिसका मुख्य काम क्या है कि बीजों को अंकुरित करने का काम करता है, साथ ही साथ जो है ज़्यादा मात्रा में फूल लाने का काम करता है। तो जिब्रेलिन का भी जो है बहुत सारा आपका काम है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। अगला क्या है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग है ना वो आपका है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी जो होगा, सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या आपका, प्रश्न है आपका कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन आदि मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रण होता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मेंडुला ऑब्टेंगेटा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न जो है आपके वन लाइनर है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करने का काम करता है, तो मस्तिष्क जो अनुमस्तिष्क जो है आपका वो शरीर की स्थिति को संतुलन बनाने का काम जो है आपका अनुमस्तिष्क का है, और अग्र मस्तिष्क जो है वो सोचने की क्रिया का काम आपका करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिचाप कहाँ पाया जाता है, तो प्रतिचाप जो है वो मेरुरज्जु से होता है, प्रतिवर्ती चाप जो होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होता है, ये बात रखिएगा। मस्तिष्क के मुख्य 3 भागों के नाम बताना है, तो मस्तिष्क के 3 भाग है आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में पाए जाने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखे जो तने की वृद्धि में सहायक होता है, तो जिब्रेलिन, एक तो आपका जिब्रेलिन हो जाएगा और दूसरा आपका क्या होगा, ऑक्सिन। तो जिब्रेलिन ऑक्सिन जो है वो तने में पाया जाता है, ऑक्सिन तना की लंबाई को बढ़ाता है और जिब्रेलिन जो है वो तने की मोटाई को बढ़ाने का काम करता है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में पाए जाने वाले उस हार्मोन का नाम लिखे जो कोशिका विभाजन में काम देता है, तो साइटोकानिन, साइटोकानिन जो है वो कोशिका विभाजन में काम करने का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या कि लेशमानिया में, तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी, ईस्ट में। तो जो अलैंगिक जनन जो मुकुलन के द्वारा होता है वो केवल ईस्ट में होता है, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ना, देखिए मानव में मादा जनन का भाग नहीं है पूछा है, तो याद रखिएगा कि आपका ये जो शुक्र वाहिकाएं होती है ना ये केवल पुरुषों में पाया जाता है ना, अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, डिम्ब वाहिनी हो गया, ये आपका फीमेल जो है ना फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के पार्ट है, याद रख लीजिएगा। और जो आपका शुक्र वाहिका जो है वो मानव में जो नर होते हैं नर जनन तंत्र का भाग है, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है परागण कोष में होता है, परागण कोष में होता है बाह्य दल, अंडाशय, अंडाणु या परागकण, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, परागकण। तो पराग कोष में क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला है कि प्लेनेरिया में किस वृद्धि से विभाजन होता है, प्लेनेरिया में किसके द्वारा,
तो कायिक क्या आपका है पुनर्विद, क्या होगा पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन के द्वारा प्लेनेरिया में क्या मिलेगा आपको विभाजन आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही होगा। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो एक लिंग पुष्प का अगर उदाहरण का बात किया जाए तो जो पपीता होता है ना, पपीता, वो एक लिंग का आपका पुष्प है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप बात करो सरसों का, सूरजमुखी का, क्या हिबिस्कस कुसुम का, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो द्विलिंगी पुष्प के अंतर्गत आते हैं, ये बातें रख लीजिएगा। परागकणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो देखिए पुंकेसर से पराग केसर का कहाँ तक वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसे परागण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परागण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका एक जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या आपका, एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौवन रंभा के लक्षणों का नियंत्रण करने का काम करता है। तो याद रखिएगा 7 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा टेस्टोस्टेरोन। और एक क्या होता है एस्ट्रोजन जो महिलाओं में पाया जाता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है आपका वो लड़कों में पाया जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। एक ऐसे जीव का नाम बताएं जिनमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। तो बहुखंडन विधि से अगर प्रजनन का बात किया जाए तो ये अमीबा में पाया जाता है। कहाँ पे? अमीबा में। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला है बायोफिल्म में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? बायोफिल्म की पत्ती देखे हो ना आप लोग, तो उसमें अलैंगिक जनन होता है। तो ये किस विधि के द्वारा होता है, ये बात आपका है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। क्योंकि आप देखोगे ना इस पत्ते के ऊपर में ही, पत्ते के ऊपर में, जैसे ये मान लो कि ये आपका पत्ता है, इस पत्ते के ऊपर में ही आपको पेड़ पौधे दिखेंगे और फिर वो बाद में टूट के क्या करते हैं नीचे में गिर जाते हैं और पेड़ लग जाते हैं। तो कायिक प्रवर्धन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि जब एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक हस्तांतरित होती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे? पर परागण। जब एक जो होगा, जिसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो परागण जो एक ही जो है आपके फूल, जैसे मान लो कि कोई फूल ऐसे होता है जो दो लिंगी पुष्प होता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का गुण पाएगा। तो अगर मान लो कि ये पुष्प है और यहाँ पे आपका स्त्री भाग और यहाँ पे पुरुष भाग है, तो यहाँ पे हो गया, तो इसको बोलते हैं स्वपरागण, है ना। और अगर मान लो एक फूल यहाँ पे है जिसमें आपका एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक लिंगी है, और एक यहाँ पे अलग पुष्प है जो आपके यहाँ पे है, तो ये इसको और यहाँ तक का जो प्रोसेस होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर परागण। अगर यानी कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प में अगर वर्तिकाग्र तक परागण की क्रिया हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पर परागण। और एक ही फूल में अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्वपरागण या परागण हम लोग बोलते हैं। यह बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? इसमें से कौन जो है वो स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही हो जाएगा परागकोश। तो परागकोश जो होगा वो स्त्री केसर का नहीं पुंकेसर का भाग होता है, याद रख लीजिएगा। वर्तिकाग्र है ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय जो है स्त्री वाले जो फूल होते हैं जिसमें स्त्री वाले गुण होते हैं उसमें पाया जाता है, और ये पुरुष वाले में होता है, बताया रख लीजिएगा। जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है, जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है, उसे क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं मादा युग्मक। क्या बोलेंगे? मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही होगा। इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? नन जो है आपका नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो याद रखिएगा अगर बात करें आंसर का, तो देखिए ये जो गर्भाशय होता है ना वो महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन वृषण का बात करो, है ना, शुक्र वाहिनी का बात करो या शुक्राणु का बात करो तो ये जो है मादा में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है, और मादा में जो है आपका गर्भाशय पाया जाता है। हम लोग तो माँ नहीं ना बन सकते हैं, है ना, तो माँ बनने का काम कहाँ होता है? गर्भ में बच्चा होता है, तो गर्भाशय किस में होता है? महिलाओं में पाया जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा सही होगा। चलिए ऑनलाइन प्रश्नों पर आते हैं। तो क्या है कि उभयलिंगी पुष्प, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विलिंगी बोलते हैं। उभयलिंगी पुष्प किसे बोलेंगे? तो जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होता है तो उन्हें क्या बोलेंगे? उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं, या हम लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो द्विलिंगी क्या है आपके पुष्प है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण जो है वृषण में होता है, याद रखिएगा। और ये आपका नर जनन अंग का क्या है? आपका भाग है। ये भी बात याद रख लीजिए।
अगला प्रश्न है आपका कि अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है। तो अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका को क्या बोलते हैं। मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका को क्या बोलते हैं। तो जो आपका गतिशील, जो आपका मनुष्य, आंसर क्या लिखना है कि मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहा गया है, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बीजाणु, क्या आपका बीजाणु समासंग विधि से किस में जनन होता है। तो याद रखिएगा कि बीजाणु समासंग विधि में क्या होगा आपका राइजोपस का जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर राइजोपस आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है क्या कहलाती है। तो आंसर क्या लिखना है कि कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है उसे अर्धसूत्री विभाजन बोलेंगे। अर्धसूत्री विभाजन आपका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होता है तो उसे क्या बोलेंगे। तो याद रखिएगा उसे क्या बोलेंगे, उदाहरण में अगर पूछ दिया तो जब किसी पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों पाया जाएगा तो उसे उभयलिंगी पुष्प बोलेंगे। और उदाहरण में क्या हो जाएगा आपका गुड़हल, सरसों का फूल, है ना। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, आपके उभयलिंगी पुष्प आते हैं जिसमें दो लिंग पाए जाते हैं। स्वपरागण किसे बोलेंगे। तो जब परागणों का हस्तांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपका स्वपरागण। और परपरागण क्या है, तो जब एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसको क्या बोलेंगे, परपरागण। और परपरागण का माध्यम क्या क्या हो सकता है, तो कीट, मकोड़ा, हवा, है ना, मनुष्य, ये सारे जो होंगे आपके परपरागण के क्या आते हैं, आपके एक प्रकार के उदाहरण में बोल सकता हूं। अब मेंडलीव वाला चैप्टर से है कि मेंडलीव के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बेगनी पुष्प थे का संक्रमण बोने पौधों जिनमें सफेद पुष्प थे से कराया गया। उनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे परंतु उसमें से लगभग आधे बोने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिकता रचना निम्न थी। तो देखिए खाली इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा आपका, टी जो है बड़ा, जो बोना पौधा से लिया गया, एक तो डब्लू से बड़ा वाला से छोटा से लिया गया, तो इस ये वाला याद रखिएगा कि टी डब्लू, तो टी बड़ा टी, छोटा टी, डब्लू और छोटा डब्लू, इसको खाली याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। अगला क्या है कि समजात अंग का उदाहरण है। तो जैसे हमारा दांत और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा हाथ और कुत्ते का जो है अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू एवं घास के का ऊपरी भूस्तरी। तो याद रखिएगा ये सभी जो है आपके किसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, तो समजात अंग के अंतर्गत आते हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि किस विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो चीन के विद्यार्थी से, चिंपांजी से, मकड़ी से कि जीवाणु से। तो बच्चे जो है चिंपांजी मार कहेंगे, गलत हो जाएगा। अगर विकास की दृष्टि से बात करें तो चीन का जो लड़का है, जो स्टूडेंट है, और हमारी जो समानता है वो समान है। चिंपांजी से तो कहीं ज़्यादा हम लोग विकसित हो चुके हैं ना। चलिए बात करते आगे। सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखें। बताइए इनमें से कौन सी सब्जी सही समजात रचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो गाजर और आलू जो होगा समजात होगा, गाजर और टमाटर, मूली और आलू की मूली और गाजर। तो देखिए सबको पता होगा कि इसमें जो मूली और गाजर होगा ना, ये बहुत ज़्यादा समजात देता है क्योंकि दोनों जगह धरती के नीचे आया जाएगा, दोनों का आकार एक जैसा होता है, बस एक मीठा लगेगा और एक जो है थोड़ा आपका मीठा के साथ साथ झाल जैसा प्रवृत्ति आता है। तो इसमें क्या होगा, मूली और गाजर हो जाएगा। अगला क्या है कि विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी स्पीसीज की सभी विविधताओं के बने रहने के लिए जो है संभावनाएं समान होती है, यानी कि सबकी जो समानताएं हैं किसी भी स्पीसीज में, उनकी विविधता जो है बनी रहने के लिए सबसे समान जो है आपको उसकी संभावनाएं देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बात किया जाए तो अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका कि मेंडलीफ ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। तो एक साधारण से मटर के पौधे का प्रयोग किया था। हर बार प्रश्न पूछा गया, याद रख लीजिएगा। गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जो है ना वो आपके कोशिका में, उत्तक में या केंद्रक में। तो याद रखिएगा गुणसूत्र जो है ना वो क्या होगा आपका, केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। कुछ देखते हैं हम लोग कुछ वन लाइनर प्रश्नों पे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न
विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन करते उसको क्या बोलेंगे, अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी में क्या होता है कि हम लोग इसके अंतर्गत में पौधों के बीच में एक स्पीसीज के भिन्नताओं के बारे में और उनके अनुवांशिकता का अध्ययन करते उसको क्या बोलेंगे, अनुवांशिकी बोलेंगे। याद रखिएगा, जेनेटिक्स हम लोग बोलने का काम करते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन के द्वारा दिया गया था, ये भी बात याद रखिएगा। किन उत्तकों में उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होता, तो देखिएगा कायिक उत्तक में। आप देखोगे ना कायिक उत्तक में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्लोनिंग, तो क्लोनिंग में क्या होता है ना कि कायिक उत्तक में कभी भी आपको परिवर्तन जो है वंशानुगत देखने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सिक राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना, यानी कि डीऑक्सिप राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ये बात रखिएगा, कई बार पूछा गया है। आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है, ये भी बात याद रखिएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बायोलॉजी के मैंने आपको करवा दिया। अब आपको क्या काम है कि इन सारे प्रश्नों को याद कर लेना, और जो भी हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव साइंस का अभी तक हम लोग करवा लिए हैं उसको एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, अच्छे से एग्जाम देख के आ पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।